काशी, जिसे केवल एक शहर कहना इसकी दिव्यता का अपमान होगा। ये विद्या की राजधानी है और क्रांति की जननी है। लेकिन आज से लगभग 132 साल पहले 16 जुलाई 1893 को इसी काशी में एक ऐसी क्रांति का जन्म हुआ जिसने तलवारों से नहीं, कलम और अक्षरों से भारत का भविष्य बदल दिया। ये कहानी है उस संस्था की जिसने हिंदी को बोलचाल की भाषा से उठाकर राजभाषा के सिंहासन तक पहुंचाया। ये कहानी है नागरी प्रचारणी सभा की। 19वीं शताब्दी का अंत। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। अदालतों में उर्दू और फारसी का बोलबाला था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी अपने ही घर में पराई थी। नागरी लिपि और हिंदी भाषा के सतत उत्थान के लिए वाराणसी के क्वींस कॉलेज में 6ठी और 9वीं कक्षा पढ़ने वाली 3 छात्रों ने इस संस्था की परिकल्पना की और उदय हुआ नागरी प्रचारणी सभा का। कॉलेज की बरामदे में बैठे 3 किशोरों के मन में एक ही चीज थी, अपनी भाषा का सम्मान वापस दिलाना। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने एक संकल्प लिया। संकल्प था एक वाद समिति बनाने का, जहां बैठकर वो आपस में ज्वलंत मुद्दों पर बात कर सकें। लेकिन बाद में ये संस्था काशी की अमूल्य निधि बन गई। ये राजकीय क्वींस कॉलेज, जो देश की प्रतिष्ठित और सबसे प्राचीनतम शैक्षिक धरोहर में से एक है, ये एकमात्र सरकारी संस्था नहीं, ये पूरे काशी की धरोहर है। यहाँ से 3 छात्रों ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की 16 जुलाई 1893 को। निस्संदेह साहित्य के जगत में इन 3 छात्रों का जो योगदान रहा, ये सिर्फ क्वींस कॉलेज ही नहीं, पूरे साहित्य जगत को समृद्ध किया। और प्रिंसिपल के तौर पर मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे संस्थान का अभिभावकत्व कर रहा हूँ। तो निस्संदेह हमारे सभी छात्रों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और साहित्य के क्षेत्र में यही से प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, साथ ही डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ये ऐसे महान साहित्यकार हुए जो इस क्वींस कॉलेज की बगिया के छात्र रहे हैं। स्वयं बनारस में मन्य निवारणी सभा मिस्टर केन द्वारा संस्थापित उसके जुलूस निकला करते थे, जिसके प्रवर्तक थे महंत केशव राम नाम के एक व्यक्ति, जो एक लंबा सा झंडा लेकर के बिरहे आदि सुनाते हुए लोगों को शराब न पीने के लिए प्रेरित किया करते थे। कभी कभी ये जुलूस लहुरावीर चौराहे तक पहुंचता था, जहां पर लंबा झंडा, बिरहा का गायन और लोगों से एक उद्बोधनकारी शैली में बात करने की स्पृहा महंत केशव राम की छात्रों का मन मोह लेती थी। लहुरावीर पर ही क्वींस कॉलेज है। वे छात्र निकल कर आते थे और महंत जी को बोलता हुआ देखते थे। उनके मन में भी बोलने की, एक आंदोलन की शक्ल में घर घर घूमने की, लोगों से बात करने की ललक उठती थी। उसी ललक ने इस संस्था को जन्म दिया। हिंदी के उत्थान के लिए सबसे पहला और सफल प्रयास किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अपने एक पत्रक को 60,000 लोगों से दस्तखत कराकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटनी मैकडोनाल्ड को दिया था। कुछ दिनों बाद ही अंग्रेजी हुकूमत ने सरकारी कामकाज और कोर्ट में हिंदी के प्रयोग की अनुमति प्रदान की थी। उस समय कचहरी में हिंदी लिखने वाले लोग नहीं थे। तब नागरी प्रचारणी सभा ने अपने खर्चे पर कचहरी में मुहर्रिर नियुक्त किए, जो लोग हिंदी में लोगों के आवेदन लिख सके। ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन धन अभाव की वजह से इसको अनंत काल तक नहीं चलाया जा सकता था। लेकिन फिर भी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह हिंदी समाज के नायक बनकर उभरे। नागरी प्रचारणी सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हिंदी शब्द सागर।
बाबू श्याम सुंदर दास के संपादन में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू रामचंद्र वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, अमीर सिंह के सहयोग से बना ये शब्दकोश हिंदी भाषा की रीढ़ बना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1904 में जब स्थापना दिवस हुआ था नागरिक प्रचारणी सभा का, उस समय उपस्थित थे वहाँ पर, और उसी समय उनकी मुलाकात मालवीय जी से हुई थी वहाँ पर। लेकिन 1904 में आचार्य शुक्ल नहीं आ पाए और यह प्रस्ताव उनके सामने बराबर था कि हिंदी शब्द सागर का संपादन करना है। 1906 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहायक संपादक होकर के, संपादक प्रधान संपादक तो श्याम सुंदर दास जी थे, लेकिन सहायक संपादक होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ काशी नागरिक प्रचारणी सभा में आए। तो उनके साथ और लोग भी थे, जिसमें लाला भगवान दीन भी थे उस पूरे संपादन में। सभा का उद्देश्य केवल प्रचार नहीं था, बल्कि हिंदी को वैज्ञानिक आधार देना था। इसी का परिणाम था हिंदी शब्द सागर। ये हिंदी का पहला प्रामाणिक और विशाल शब्दकोश बना। हिंदी के शीर्षस्थ, समालोचक, निबंधकार और कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास यहीं बैठकर लिखा। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास आया, और जिसका जो सबसे जो प्रथम संस्करण था वो करीब 1927 में आया। लेकिन एक अलग से जो पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास आया वो 1929 में आया, और इसमें बहुत परिवर्तित था ये। इसमें तमाम और भी साहित्यकारों को जोड़ा गया था। इस तरह से इसका परिवर्तन तो बराबर होता रहा। बाद में इसमें बहुत से आधुनिक साहित्यकारों को भी जोड़ा गया। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें जो शुक्ल जी का मानना है कि साहित्य जो है वो जनता के भावों का एक प्रतिबिंब है। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में इस संस्था की भूमिका ऐतिहासिक रही है। जिस प्रकार इसने हिंदी साहित्य के इतिहास को शोधपूर्ण आधार प्रदान किया, उसी प्रकार कामता प्रसाद गुरु के सहयोग से हिंदी भाषा के व्याकरण को भी सुव्यवस्थित और मानवीकृत स्वरूप दिया। ये प्रयास हिंदी को एक सशक्त और संगठित भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। सभा में एक अविस्मरणीय क्षण का भी साक्षात्कार किया है, जब पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने इसी परिसर में श्री रामचरितमानस की रचना के 400 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मानस चतुशती कार्यक्रम के दौरान श्री रामचरितमानस को शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत विभिन्न रागों में रागबद्ध कर लगातार 13 घंटे तक गायन की प्रस्तुति दी। इस अद्वितीय साधना के माध्यम से उन्होंने एक ऐतिहासिक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। मेरे पिताजी भी पंडित पद्मनाभ आचार्य जी भी, और उनसे परिचित जितने बड़े लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे वो सब उसमें संलग्न होते थे, कार्य करते थे। रुद्रकाशिकीय जी भी थे उसमें अंत में। तो राजबली पांडे, चंद्रबली पांडे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त गुणी रचनाधर्मी साहित्यकार, रचनाकार, ये सब सकारात्मक रचनाधर्मी कार्यों से उसमें संलग्न थे। उनका कृतित्व भी उसमें समाहित हुआ, व्यक्तित्व भी समाहित हुआ। यहाँ स्थित आर्य भाषा पुस्तकालय हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। यहाँ हजारों दुर्लभ पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती हैं।
यहाँ हिंदी के मध्यकाल के गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीरा, मलिक, मोहम्मद जायसी तथा रीतिकाल के बड़े बड़े कवियों की पांडुलिपियां थीं जिन्हें पढ़ा जा सकता था। दुर्लभ पांडुलिपियों के अलावा यहाँ उस युग की पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध थीं जिसमें मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण, सुधा एवं नागरी प्रचारणी पत्रिका प्रमुख है। यहाँ के पुस्तकालय की अलमारियों में आज भी बीते दौर की धड़कनें सुनाई देती हैं। यहाँ पुराने अखबारों का वो दुर्लभ संग्रह सुरक्षित है जहाँ हिंदी के कई प्रसिद्ध समाचार पत्रों के प्रथम संस्करणों को आज भी देखा जा सकता है। यहाँ सहेज कर रखे गए पुराने अखबारों के संस्करण हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब हिंदी पत्रकारिता अपने शैशव काल में थी। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विरासत और उनके समकालीन विद्वानों की अनमोल रचनाएं आज भी शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का मशाल बनी हुई है। जब हम मुख्य हाल में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास जीवंत हो उठा हो। पुस्तकालय के भव्य हाल की दीवारों पर दृष्टि डालें तो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग सजीव हो उठता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गजों के चित्र यहाँ आने वाले हर जिज्ञासु को प्रेरित करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा हमारे गौरवशाली अतीत का जीता जागता दस्तावेज है। सभा के उद्देश्य स्पष्ट थे। देवनागरी लिपि का प्रचार करना, हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाना और प्राचीन पांडुलिपियों की खोज करना। देवनागरी को मानक बनाना, हिंदी का अपना शब्दकोश तैयार करना, देश के कोने कोने से पुरानी कृतियों को इकट्ठा करना। नागरी प्रचारणी सभा से जुड़े विद्वानों ने देश में पहली बार हिंदी में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया था। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों ने
पहली बार भारतवर्ष में हिंदी में उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया। स्नातकोत्तर में और स्नातक की कक्षाओं में हिंदी साहित्य का वर्णन करने वाले विद्यार्थियों को कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब सभा के ही लोगों ने तय किया। वो बाबू श्याम सुंदर दास हों, भगवान दीन हों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, या उन्हीं की कोटि के दूसरे आचार्य केशव प्रसाद मिश्र जैसे विद्वान। हिंदी का पाठ्यक्रम पूरे देश में पढ़ाया जाने वाला इन्हीं मूर्धन्यों की देन है। भारत कला भवन की स्थापना भी इसी परिसर में की गई थी। आजादी के पश्चात नागरी प्रचारणी सभा ने अपने इस धरोहर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सौंप दिया। सभा के इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे मील के पत्थर दर्ज हैं जिन्होंने हमारी भाषा और कार्य प्रणाली को एक नई दिशा दी। इसी सभा की पावन भूमि पर श्री निष्कामेश्वर मिश्रा जी ने हिंदी शॉर्ट हैंड आशुलिपि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आविष्कार किया। ये केवल एक लेखन पद्धति नहीं थी, बल्कि हिंदी भाषा की गति और शक्ति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का एक माध्यम था। इस लिपि की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे सीखने वाले प्रथम 3 विद्यार्थी कोई साधारण जन नहीं थे। भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम के वो स्तंभ थे जिन्होंने आगे चलकर देश का भविष्य लिखा। श्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, श्री T.N. सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रख्यात राजनीतिज्ञ। सभा ने हिंदी को विश्वस्तरीय भाषा बनाने के लिए समग्र प्रयास किए। सभा ने कोश तैयार किए, ग्रंथावलियां बनाई। सभा द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की सभी रचनाओं की ग्रंथावली 1923 में प्रकाशित की थी। सभा ने गोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनाओं की ग्रंथावली 1923 में प्रकाशित की और 1923 में ही गीता प्रेस स्थापित हुआ है। यानी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित जो रामचरितमानस है वो सभा के प्रकाशन के कहीं बाद की परिघटना है। तो हिंदी भाषी समाज रामचरितमानस के जिस संस्करण को गीता प्रेस से भी पहले से पढ़ता आया है वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1903-1904 में प्रकाशित रामचरितमानस का पाठालोचित, शोधित, संपादित संस्करण है। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन नागरी प्रचारणी सभा का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। यद्यपि आज ये संस्था कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी हिंदी के महानायकों की आवाज गूंजती है। हिंदी के प्रचार, प्रसार, उत्थान में संलग्न संस्था की दृष्टि से नागरी प्रचारणी सभा का एक बहुत बड़ा स्थान काशी में रहा है। और एक साथ थोड़ी देर में ये कहा ही नहीं जा सकता कि सभा ने ऐसा किया। लिपि कैसी होगी, टाइपिंग में अगर कुछ वर्णमाला की दृष्टि से क्या क्या सुविधा आ रही है, क्या क्या असुविधा आ रही है, हिंदी विश्वकोश की तैयारी करना, तो तत्कालीन समाज में जो निस्वार्थ भाव से काम करते हुए गुणजन और रचना धर्मी लोग थे, उनको एक स्थान पर काम करने का जो लक्ष्य मिला, तो नाम तो नागरी प्रचारणी सभा, लेकिन सबने अपनी अपनी गुणवत्ता को वहाँ एकत्र किया। नागरी प्रचारणी सभा 132 सालों के बाद अब एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रही है, जहां सभा द्वारा पांडुलिपियों को संपादित करके उसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। सभा का प्रयास है कि यहां उपलब्ध सभी हस्तलेखों और पांडुलिपियों को स्कैन करके डिजिटलीकरण कर दिया जाए, जिससे कोई भी इसे आसानी से
एक क्लिक में देख सके। 132 वर्ष बाद मानव सभा ने अपने को पुनर्नवा करने का संकल्प लिया है। तो पुनर्नवा सभा के जीवत्व के इस नए अध्याय में सभा ने पांडुलिपियों को विधिवत संपादित शोधित करके प्रकाशित करने का निश्चय किया है। इस क्रम में हमने सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्लासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास की विधिवत पाठ संपादित शोधित पुस्तक प्रकाशित की है। हिंदी समाज उसका बहुत स्वागत कर रहा है। महज 6 महीने में उसका पहला संस्करण बिककर समाप्त हो गया है और दूसरा संस्करण मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं चाहें तो इसे। ये आचार्य शुक्ल का वही क्लासिक ग्रंथ है जिसका पहली बार प्रकाशन 1929 में हुआ था, आज से प्रायः 95-96 बरस पहले। जब तक हिंदी जीवित है तब तक देवनागरी अक्षरों का अस्तित्व है। काशी की ये सभा हिंदी जगत के शक्तिपीठ के रूप में पूजी जाती रहेगी। काशी की पहचान केवल घाटों से नहीं, इन साहित्यिक संस्थाओं से भी है। अगर नागरी प्रचारणी सभा न होती तो शायद आज हिंदी का ये स्वरूप ना होता। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है और नागरी प्रचारणी सभा उस संस्कृति की प्रहरी। इसे जीवंत रखना हर हिंदी प्रेमी का कर्तव्य है।